हेलो माय डियर फ्रेंड। मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेड स्मार्ट पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है इकोसिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। द एक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड लिविंग कंपोनेंट्स मेक ए सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप कॉल्ड इकोसिस्टम। हमारे अर्थ पे फिजिकल एंड लिविंग कंपोनेंट्स दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड इस इंटरेक्शन के दौरान एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है। उसी सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाता है। आई होप आपको इकोसिस्टम का मीनिंग क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ओरिजिन ऑफ वर्ड इकोसिस्टम। द वर्ड ecosystem was coined by Professor Arthur Tamsley in 1935. The prefix eco means environment. ये जो वर्ड इकोसिस्टम है इसको सजेस्ट किया गया था प्रोफेसर आर्थर टैम्सले के द्वारा 1935 में। ओके, एंड इस वर्ड इकोसिस्टम में जो प्रीफिक्स इको लगा हुआ है इसका मीनिंग होता है इन्वायरमेंट। आई होप आपको इकोसिस्टम वर्ड का ओरिजिनेशन पता होगा। इकोसिस्टम वर्ड वर्ड इको मीन्स प्रीफिक्स इको से बना है जिसका मीनिंग होता है इन्वायरमेंट। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ इकोसिस्टम। हमारे बुक में इग्नू के स्टडी मटेरियल में क्या डिफिनीशन दिया हुआ है, चलिए उसको देखते हैं। एनी यूनिट दैट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म दैट फंक्शन together in a given area interacting with physical components so that flow of energy clearly leads to defined biotic structure and cycling of material between living and non-living factors। तो इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन किया गया है? इकोसिस्टम एक ऐसा यूनिट है, यूनिट कहने का मतलब है यहाँ पे सिस्टम। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि सारे लिविंग कंपोनेंट्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलके काम करते हैं। साथ ही साथ वो फिजिकल कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिकल कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए साथ में मिलकर काम करते हैं उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। इस इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है एंड एनर्जी के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल्स का भी फ्लो होता है। ओके, ये आप लोगों को इसमें बतलाया गया है। इसी को और भी डिटेल में आपको नीचे दिए गए सेक्शन में बतलाया गया है। क्या बतलाया गया है? द इकोसिस्टम इज ए डायनेमिक सिस्टम which involves interaction between living and non-living components of an unit and includes input, transfer, storage and output of energy as well as cycling of essential materials। इसमें आपको बतलाया गया है कि इकोसिस्टम एक डायनेमिक सिस्टम है। डायनेमिक कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो समय के साथ चेंज होते रहता है। जो आज सिस्टम है ये जरूरी नहीं कि 50-100 साल बाद भी यही सिस्टम हो। ये सिस्टम डायनेमिक है मीन्स समय के साथ चेंज होते रहता है एंड इसमें इंटरेक्शन होता है। किसका इंटरेक्शन होता है? लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, एंड इसमें एनर्जी का इनपुट होता है, ट्रांसफर होता है, स्टोरेज होता है एंड आउटपुट होता है। साथ ही साथ एनर्जी के साथ कुछ अदर एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, उनका भी फ्लो इस इकोसिस्टम में होता है। अदर एसेंशियल एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं। ओके, नाउ आपको एक नोट बतलाया गया है। ऑल द प्रोसेस अकरिंग इन नेचर आर एनर्जी डिपेंडेंट। जितने भी प्रोसेस नेचर में हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? वो किस पे डिपेंडेंट है? वो एनर्जी पे डिपेंडेंट है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम फीचर्स। इकोसिस्टम के फीचर्स क्या है? फीचर्स कहने का मतलब कि इकोसिस्टम किससे बना हुआ है, इकोसिस्टम में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ओके, सो इकोसिस्टम फीचर्स को देखने के हमारे पास दो पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहला स्ट्रक्चरल फीचर्स, इसमें हम लोग देखेंगे कि इकोसिस्टम किन चीज़ों से बना हुआ है। एंड दूसरा फंक्शनल फीचर्स, इसमें हम लोग देखेंगे कि इकोसिस्टम में क्या क्या प्रोसेस होते हैं।
सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर फीचर्स को समझते हैं। इट रिफर्स टू ऑल एलिमेंट्स दैट मेक अप एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में बनाने के लिए जितने भी एलिमेंट्स जरूरी होते हैं उन सभी बातों को हम लोग स्ट्रक्चरल फीचर्स में पढ़ेंगे। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? वो है लिविंग फैक्टर्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। लिविंग फैक्टर्स में जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, नॉन लिविंग फैक्टर्स में सॉइल, वाटर। ओके, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शनल फीचर्स। इट रिफर्स टू ऑल प्रोसेस एंड इंटरेक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। फंक्शनल फीचर्स में क्या आते हैं? जितने भी प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा इकोसिस्टम में परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि एनर्जी साइकिल, ये एक प्रोसेस है जो कि सारे ऑर्गेनिज्म मिलके एक इकोसिस्टम में परफॉर्म करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग फंक्शनल फीचर्स में देखेंगे। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्ट्रक्चरल फीचर्स। इट रिफर्स टू ऑल एलिमेंट्स दैट मेक अप एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम को बनाने के लिए जितने भी एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उन सभी बातों को हम लोग स्ट्रक्चरल फीचर्स में देखेंगे। ओके, चलिए इसमें दो एलिमेंट्स आते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक क्या होते हैं? फिजिकल फैक्टर्स, मीन्स जो नॉन लिविंग फैक्टर्स है लाइक सॉइल, वाटर। ओके, एंड दूसरा बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स लिविंग फैक्टर्स। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लिविंग फैक्टर्स क्या होते हैं? एनीवन हु कैन रिप्रोड्यूस एंड ग्रो आर कॉल्ड लिविंग फैक्टर्स। ओके, नाउ हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट में बेसिकली जितने भी चीज़ें इंक्लूडेड होती है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लाइमेटिक रिजिम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होती है? वे कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स विच वी गेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो कि हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स से लेते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से लेते हैं, वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ओके, चलिए दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। इट रिफर्स टू दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वैसे कंपाउंड्स जो कि हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? जैसे प्लांट्स, एनिमल्स। ओके, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन। ऐसा देखा गया है कि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होते हैं। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इट रिफर्स टू दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट कंटेन कार्बन। ओके, देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? वे कंपाउंड्स जो हम लोगों को नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। जैसे सॉइल से हम लोग को मिनरल्स मिलते हैं, तो वो एक नॉन लिविंग कंपाउंड है। एंड जनरली ऐसा देखा गया है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नहीं होते हैं। लेकिन एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, वो आप लोगों को देखने पड़ेंगे। ओके, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग एनिमल्स से भी लेते हैं, जैसे ह्यूमंस भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट होता है। प्रोसेस कौन सा होता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। जिस समय रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारे बॉडी में ख़त्म हो जाएगा, उसी समय से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना भी ख़त्म हो जाएंगे। ओके,
सो आप लोगों को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच का डिफरेंस पता हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट है हम लोग का क्लाइमेटिक रिजीम्स। इट इंक्लूड्स टेम्परेचर, लाइट, टोपोग्राफी। तो क्लाइमेटिक रिजीम्स में क्या आता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ये सारी चीज़ें क्लाइमेटिक रिजीम्स में आती है। साथ ही साथ टोपोग्राफी, ये भी क्लाइमेटिक रिजीम्स में आती है। टोपोग्राफी क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया। एक एरिया का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, मीन्स वो माउंटेन है या वो लैंडस्केप है, मतलब समतल जमीन है, या वो वाटर बॉडी है, मीन्स ओशियन है या रिवर है। ये सारी चीज़ें टोपोग्राफी कहलाती है, मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एरिया। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोटिक कंपोनेंट। हमने एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोटिक कंपोनेंट। चलिए देखते हैं। इट इज कंसर्न्ड विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग इन द नेचर। बायोटिक कंपोनेंट किस बारे में बात करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचर में होते हैं उन बारे में बायोटिक कंपोनेंट्स बात करते हैं। इट इंक्लूड्स प्रोड्यूसर। बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहला क्या आता है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट, प्रोड्यूसर ऑफ फूड, प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी हम लोग कह सकते हैं। प्रोड्यूसर ऑफ फूड कौन होते हैं, प्रोड्यूसर ऑफ फूड होते हैं प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है हम लोग का कंज्यूमर। कंज्यूमर हम लोग के बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम ओनली प्लांट्स। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाता है। ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं, एनिमल दैट आइदर कंज्यूम प्लांट्स और एनिमल्स। वैसे कंज्यूमर्स मतलब वैसे फीडर्स जो प्लांट्स एज वेल एज प्राइमरी कंज्यूमर को भी कंज्यूम करते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। एंड टर्शियरी कंज्यूमर कौन होते हैं, एनिमल्स दैट फीड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। वैसे कंज्यूमर जो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं उनको टर्शियरी कंज्यूमर कहा जाता है। सो आप लोग एक यहाँ पे सिस्टम देख रहे होंगे, आप लोग यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे होंगे। प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम करता है, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन कंज्यूम करता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन कंज्यूम करता है, टर्शियरी कंज्यूमर। ओके, सो ये एक पैटर्न है। ओके, ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट है हम लोगों का डिकम्पोजर। डिकम्पोजर कौन होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं, जो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स को फीड करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को, वैसे कंज्यूमर को डिकम्पोजर्स कहा जाता है। ओके, सो बायोटिक कंपोनेंट में 3 चीजें आ गई, क्या क्या, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ओके, आई होप आपको बायोटिक कंपोनेंट्स क्लियर होंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल फीचर्स। फंक्शनल फीचर्स क्या होते हैं, इट रिफर्स टू ऑल प्रोसेस एंड इंटरेक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो भी प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग फंक्शनल फीचर्स में देखेंगे। ऑर्गेनिज्म के द्वारा सिर्फ कुछ प्रोसेस नहीं बल्कि ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ इंटरेक्शंस भी होती हैं, उन इंटरेक्शन को भी हम लोग फंक्शनल फीचर के अंदर ही देखेंगे। तो वो कौन कौन से प्रोसेस या इंटरेक्शंस है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। बेसिकली 5 है। सबसे पहला है एनर्जी साइकिल। एनर्जी साइकिल एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरमेंट। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी का मूवमेंट होते रहता है इन्वायरमेंट में फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी साइकिल। मीन्स मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ओके, इसको बोला जाता है एनर्जी साइकिल। नेक्स्ट है हम लोगों का फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, अ नेटवर्क ऑफ फूड वेब। फूड वेब मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन,
food distribution from producer to apex predators and decomposers। देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर, जो फूड बनाता है, उससे लेकर के जो फूड कंज्यूम करता है उस तक फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी को फूड चेन कहा जाता है। इसी नेटवर्क को, जो नेटवर्क क्रिएट हो जाता है फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रॉम प्रोड्यूसर दो जो फूड बनाता है, टू डिकम्पोजर और प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स कौन होते हैं? एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड एंड हंट अदर ऑर्गेनिज्म। मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल को फीड करता है, उसको प्रीडेटर्स कहा जाता है। ओके, सो दिस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज कॉल्ड फूड चेन। ओके, आपको फूड चेन क्लियर होगा? मीन्स फूड का डिस्ट्रीब्यूशन एक नेटवर्क में होता है, उस नेटवर्क को फूड चेन कहा जाता है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिटी। देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। इसी इंटरलिंक को डाइवर्सिटी कहा जाता है। लाइक हम लोग, वी ह्यूमंस आर इंटरलिंक्ड विथ प्लांट्स, डिकम्पोजर्स। वी ऑल्सो ईट सम एनिमल्स लाइक हेन्स, गोट्स। ओके, सो ये जितने भी इंटरलिंक्स है ऑर्गेनिज्म के बीच में, इसको डाइवर्सिटी कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट साइकिल। एलिमेंट और मिनरल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन are always in circulation, moving from non-living components to living components and vice versa. This is called nutrient cycle. देखिए, हमने आपको बोला था इकोसिस्टम समझाने के टाइम पे कि एनर्जी के साथ साथ कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स भी इकोसिस्टम में सर्कुलेट करते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन आते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारी चीज़ें भी इकोसिस्टम में सर्कुलेट करती रहती है। ओके, सो इसी सर्कुलेशन के प्रोसेस को न्यूट्रिएंट साइकिल कहा जाता है। ओके, न्यूट्रिएंट साइकिल को बायोकेमिकल साइकिल भी बोला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसको बायोकेमिकल साइकिल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स है ये बेसिकली केमिकल्स है। इनको हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। ओके, सो इसको बायोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। नाउ हमारा नेक्स्ट है सक्सेशन, द ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ चेंज और रिप्लेसमेंट ऑफ सम ऑर्गेनिज्म ऑफ इकोसिस्टम इन एन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखिए, इकोसिस्टम में जैसे जैसे टाइम चेंज होते जाता है, कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्लेस होते जाते हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म खत्म होते जाते हैं एंड कुछ न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होता है। ओके, इसी को सक्सेशन कहा जाता है। ओके, चेंज और रिप्लेसमेंट ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, इसी को सक्सेशन कहा जाता है। इसी सक्सेशन को हम लोग एक टर्म देते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, सक्सेशन का दूसरा नाम क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है साइज ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का साइज क्या हो सकता है? इकोसिस्टम में वेरी इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट puddle ऑफ वाटर टू लैंडस्केप और लार्ज फॉरेस्ट और इवन द इंटायर ग्लोब, दैट इज बायोस्फीयर। देखिए, साइज इकोसिस्टम का बहुत ज़्यादा वेरी करता है। वो एक छोटे से छोटा पोखर, मीन्स पडल, पोखर आप लोग समझते हैं, एक ऐसा एरिया जिसमें कि वाटर कलेक्टेड है, एक स्मॉल एरिया जिसमें वाटर कलेक्टेड है, उसको पडल बोला जाता है। आप लोग इसको बेसिकली एक पोखर समझ सकते हैं या एक स्विमिंग पूल टाइप
होता है ये। ओके, टू लैंडस्केप, ये एक लैंडस्केप जितना बड़ा हो सकता है, लाइक एक कंट्री जितना बड़ा हो सकता है, या फिर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट हो सकता है, या फिर इकोसिस्टम इकोसिस्टम हमारा पूरा अर्थ हो सकता है। जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है दैट इज हमारा अर्थ, उसको बायोस्फीयर बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। अगर हम लोग इकोसिस्टम का ऑर्डर डिफाइन करें कि सबसे छोटा इकोसिस्टम क्या है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है, तो वो क्या होगा? सबसे छोटा इकोसिस्टम है इंडिविजुअल, मीन्स हमारा अपना बॉडी। हमारा अपना बॉडी भी एक इकोसिस्टम है, इसमें भी कुछ प्रोसेस होते रहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं किसी से डिपेंडेंट है। ओके, सो सबसे छोटा इकोसिस्टम है हमारा बॉडी। उसके बाद एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, मीन्स हमारे चारों तरफ हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, ये भी एक इकोसिस्टम है। उसके बाद एक कम्युनिटी, जब बहुत सारे फैमिलीज, बहुत सारे फ्रेंड्स एक साथ मिल जाते हैं तो उनको कम्युनिटी कहा जाता है। उससे बड़ा है लैंडस्केप। लैंडस्केप मीन्स एक छोटा सा एरिया, एक आप डिस्ट्रिक्ट मान सकते हैं, एक स्टेट मान सकते हैं। ओके, उसके बाद उससे बड़ा है एक बायोम। बायोम क्या होता है? लार्ज एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाइमेट, एक ऐसा एरिया जिसमें कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाइमेट है। जैसे कि साउथ इंडिया में बेसिकली हमेशा एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बेसिकली रेनी सीजन होता है, वहाँ पे हमेशा रेन होते रहते हैं। सो एक ऐसा एरिया जिनको क्लाइमेट के बेस पे क्लाइमेट के बेस पे कैरेक्टराइज किया गया है, उसको बायोम कहा जाता है। ओके, सो लैंडस्केप से बड़ा इकोसिस्टम क्या है? बायोम। एंड सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है? बायोस्फीयर। मीन्स हमारा पूरा अर्थ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है उसको बायोस्फीयर बोला जाता है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, बायोस्फीयर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लार्जेस्ट इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। हमारे अर्थ पे जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। इट इज अ नैरो जोन अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के उस पार्ट में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, उस पार्ट को बायोस्फीयर बोला जाता है। अर्थ के एक बहुत ही छोटे से जोन में बायोस्फीयर एग्जिस्ट करता है। ओके, अब यहाँ पे आपको बतलाया गया है कि बायोस्फीयर का साइज क्या है। इफ यू विजुअलाइज द साइज ऑफ अर्थ एज साइज ऑफ एन एप्पल, देन साइज ऑफ बायोस्फीयर वुड बी एंड एज थिक एज स्किन। मीन्स अगर आप अर्थ के साइज को एक एप्पल के साइज के बराबर विजुअलाइज कर सके, ओके, तो बायोस्फीयर का साइज क्या होगा? बस उसके स्किन के साइज के बराबर। मीन्स जो ऊपर से अपर लेयर, रेड लेयर ऑफ एप्पल होता है, बस उतना ही बड़ा हमारा बायोस्फीयर है। ओके, बायोस्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड इकोस्फीयर। बायोस्फीयर को इकोस्फीयर भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देयर आर वेरियस इकोसिस्टम ऑपरेटिंग इन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को इकोस्फीयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बायोस्फीयर में बहुत सारे इकोसिस्टम ऑपरेट कर रहे होते हैं, इसलिए उसको इकोस्फीयर कहा जाता है। ओके, अब बायोस्फीयर के मेजर 3 डिविजन्स है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब हम लोगों को उन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? द आउटर पार्ट ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल। अर्थ के अपर पार्ट मीन्स आउटर पार्ट, एंड जिसको क्रस्ट बोला जाता है, एंड अपर मेंटल, उस एरिया को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक डायग्राम से समझाते हैं। ये लिथोस्फीयर है, ये जो अपर पार्ट ऑफ अर्थ है जिसमें कि क्रस्ट एंड अपर मेंटल आता है, इस एरिया को लिथोस्फीयर कहा जाता है। ओके, मीन्स अपर पार्ट ऑफ अर्थ, क्रस्ट एंड मेंटल। ओके, नाउ नेक्स्ट है हम लोग का हाइड्रोस्फीयर, एरिया कंटेनिंग टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन प्लैनेट। हमारे प्लैनेट पे
जितने भी एरिया में वाटर है उन सारे एरिया को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। अगर हम लोग अपने पिक्चर में देखें हाइड्रोस्फीयर क्या है, तो देखिए हाइड्रोस्फीयर क्या है, ये जो वाटर भरा हुआ एरिया है इसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हम लोग का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एरिया मेड ऑफ लेयर्स ऑफ गैसेस अराउंड ए प्लैनेट। ओके, सो एटमॉस्फेयर क्या होता है? एक ऐसा एरिया जिसमें कि गैसेस भरे हुए हैं, जो एरिया गैसेस से मिलके बना है उनको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। ओके, देखिए एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ पे एक बहुत ही थिक एटमॉस्फेयर है, लेकिन कुछ सेलेस्टियल बॉडीज मीन्स क्या होते हैं? ऐसे बॉडीज जो स्पेस में रहते हैं। हमारा अर्थ भी एक सेलेस्टियल बॉडी है क्योंकि ये भी स्पेस में रहता है। ओके, सो हर एक सेलेस्टियल बॉडी के पास अपना इन्वायरमेंट होता है, अपना एक एटमॉस्फेयर होता है। हालांकि वो एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ जितना थिक नहीं होता है। सो आप हर एक सेलेस्टियल बॉडी के पास अपना एक एटमॉस्फेयर होता है। यही आप लोगों को इसमें बतलाया गया है कि एटमॉस्फेयर सिर्फ हमारे प्लैनेट पे नहीं है, बल्कि सेलेस्टियल बॉडी के पास भी एटमॉस्फेयर होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, the area of contact and interaction between these three components is important for life. Hence, biosphere exists between combination of these components. आपको यहाँ पे बतलाया गया है कि लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर कांटेक्ट करते हैं। जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। सो बायोस्फीयर भी यहीं पे एग्जिस्ट करता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बीच में बायोस्फीयर एग्जिस्ट करता है। अगर हम लोग फैक्चुअल बात करें तो बायोस्फीयर कहाँ एग्जिस्ट करता है? ओशियन से 11,000 मीटर्स डीप तक बायोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम फ्लोर ऑफ ओशियन somehow 11,000 meters below the earth surface to top of mountain about 9,000 meter above the sea level, means sea level से 9,000 मीटर ऊपर तक एंड अर्थ सरफेस से 11,000 मीटर नीचे तक। इस एरिया में 11 एंड 9 20,000 मीटर के एरिया में बायोस्फीयर एग्जिस्ट करता है। लाइक अगर हम लोग इस पिक्चर में देखें तो ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया 20,000 मीटर्स का एरिया, इस एरिया में बायोस्फीयर एग्जिस्ट करता है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जहाँ पे है वहाँ पे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, एक नोट है, बायोस्फीयर इज एब्सेंट at the extremes of North Pole and South Pole, the mountains and deepest ocean, because existing conditions are not there to support life. हम लोगों को यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बतलाई गई है। वो बात क्या है कि बायोस्फीयर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के एक्सट्रीम्स पे नहीं पाया जाता है, एंड कुछ ऐसे माउंटेन्स है जहाँ पे बायोस्फीयर नहीं पाया जाता है, एंड ओशियंस के अगर हम लोग पूरे नीचे तक चले जाए, एकदम डीप में चले जाए, तो वहाँ भी बायोस्फीयर नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइफ के सर्वाइवल के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट कंडीशंस है वो सूटेबल नहीं है। सो वहाँ पे बायोस्फीयर नहीं पाया जाता है। बायोस्फीयर सिर्फ उसी एरिया को बोलते हैं जहाँ पे लाइफ के लिए एक सूटेबल कंडीशन अवेलेबल हो। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो आज के वीडियो में हमने देखा कि हमारा इकोसिस्टम क्या होता है, हमारे इकोसिस्टम का साइज क्या होता है, हमारे इकोसिस्टम का कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एंड हमारे इकोसिस्टम में कुछ प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस के बारे में हमने देखा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।